सेंटर ऑफ मास है 1 by 1 में वैसे 10 क्वेश्चंस दूंगा उसका पढ़ना 1 by 1 में 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन है ना एज एग्जांपल 1 है ना एग्जांपल 1 में सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दिस इज अ हेवी स्फीयर सॉलिड है ना कि दिस इज अ हेवी स्फीयर सॉलिड ऑफ रेडियस r है ना दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर है ना और इस सॉलिड हेमिस्फीयर से एक सॉलिड कोन हम बाहर निकालते हैं वी रिमूव दिस पोर्शन है ना सॉलिड हेमिस्फीयर से वी रिमूव सॉलिड कोन सॉलिड है ना ऑफ हाइट r है ना कितना पोर्शन बच जाएगा देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास होगी इसकी पोजीशन क्या होगी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ 'Solid cone' से we have removed the solid and its solid cone. The remaining portion का center of mass कहाँ पे? देखो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करते हैं बताता हूँ आपको सर रुको रुको अभी रुक जाओ हाँ 11r/24 11r/24 ऐसा करें बिल्कुल सही बता रहे हो कि इसका जो आंसर होगा वो 11r by क्या हो जाएगा ठीक है 11r/24
जो आंसर होगा 11 है ना, 11 जस्ट इसमें आपको ही तो करना होता है कि आपको पता है इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर आई है, तो y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप लिख दोगे, ये आपको हो जाएगा सिग्मा my बाय सिग्मा, ठीक होता है ना। तो आपको पता है पूरा m स्क्वायर होगा तो उसका मास हो जाएगा m1, है ना भाई। m1 आपने कंप्लीट अगर ये कोण यहाँ से नहीं निकालते तो मास कितना है m1, और हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 3r/8 सॉलिड है, m1 × 3r/8 हो गया, प्लस है ना जो आपका m2 मास है आप निकाल दो, इसलिए -m2 कर दो, दिस द कोण मास ऑफ द कोण, और कोण का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह h/4 होता है, h/4 का मतलब यहाँ पे आपका r/8 हो जाएगा। बाय अगेन m1 + m2, m1 इसका मास हो गया, लेकिन चूंकि हम बाहर निकाल रहे हैं इसलिए -m2 हो गया। जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो ये मास इसको लिखते हैं, और जब रिमूव करते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे आप m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या पता है m1 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इनटू 2/3 पाई r3, और जो आपका m2 होगा ये आपका हो जाएगा डेंसिटी इनटू 1/3 पाई r², हां डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम किसका हो जाएगा, आपके सॉलिड पूल का। कैसे आप इसको यहां पे पुट करोगे, y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको सीखा है 11r/20, इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 11r/, ये आपका एग्जांपल। ऐसे में जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल 2 में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर, है ना। एग्जांपल 2 में जस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एक पुलिंग, इससे दो मास है, दिस मास इज द 2m और ये जो मास है वो m, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक पुलिंग। जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे दिस विल मूव डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन एंड दिस विल मूव अपवर्ड। आपको ये बताना है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका एक्सप्रेशन, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितना, अगर 2m और m है तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर -g/9 है। हाँ -g/9 सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं आपको पता है कि दिस विल मूव डाउनवर्ड विद सम एक्सप्रेशन a एंड दिस विल अप मूव अपवर्ड विद एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ये आप निकालोगे नेट पुलिंग फोर्स मेथड से, 2mg - mg नेट फोर्स हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मास, है ना। नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मास का एक्सप्रेशन का जाएगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से g/3 है, लेकिन ये तो इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन g/3, आपको सेंटर ऑफ मास का निकालना है। जब हम एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहां पे निकालेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ma/सिग्मा, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा ma/सिग्मा, हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता है जो m है ये a से ऊपर जा रहा है ना, दिस इसका एक्सप्रेशन g/3 हो जाएगा, 2m नीचे आ रहा है, 2m जो नीचे आ रहा है उसको माइनस कितना पड़ेगा ना, ये सारे वेक्टर रिलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिग्मा ma वेक्टर बाय सिग्मा m होता है, 2m इनटू ये नीचे जा रहा है ये आप माइनस g/3, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास सिस्टम में कितना आ जाएगा 3m, तो जो एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा वो -g/9, a/9 मीटर, मतलब ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो g/9 से नीचे जाएगा, g/9 मीटर, राइट। और इसको एक्सप्लेन करने वाला एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक तो टेंशन होगा, दोनों को कंबाइन होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है
दोनों का कंबाइंड वेट नीचे लग रहा है, दोनों का डिफरेंस से सेंटर ऑफ मास क्या होगा? क्या पता है? हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स किस चीज को एक्सर्ट करता है, एक्सलेशन फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सर्ट करता है। जो भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, अगर मैं इस चीज को सिस्टम ले लूं तो वेट नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इसका डिफरेंस किसको एक्सटेंड कर रहा होगा? सेंटर ऑफ मास। कई बार इसको यूज करके इस स्ट्रेंथ का टेंशन निकालना है ना, तो सही मेथड्स होते हैं। इन दिस का एक्सप्रेशन की बात, ये हो गया एग्जांपल नंबर। ऐसे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी आते हैं एज एग्जांपल। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल एग्जांपल 3 में जस्ट आपको ऐसे दिया हुआ है कि ये आपका कोई फिक्स्ड वेज है, दिस वेज इज फिक्स्ड। यहाँ पे इस तरह से वेज कैसा है, जैसे कि आपका फिक्स्ड, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं है, दिस इज ए फिक्स्ड वेज, है ना। और इस फिक्स्ड वेज में आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है 90, है ना। तो आप इससे बात है कि एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल आपका 30, है ना। और यहाँ पे दो मास एक साथ हम रिलीज करते हैं, एम मास और इधर भी एम मास। तो आपको पता है कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जस्ट एम मास विल स्लाइड डाउन, ये भी स्लाइड डाउन करेगा, तो दोनों के एक्सटेंशन सेंटर ऑफ मास होंगे ओके। तो इस केस में क्या? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आपको ये निकालना है? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सटेंशन, सेंटर ऑफ मास एक्सटेंशन क्या ये इस केस में कितना होगा? सर जी जी सिर जी। सर आंसर जी है क्या? आंसर कितना है आपका? जी आ रहा है सर जी। जी तो नहीं आंसर, जी पे इज नॉट, ये आंसर सही है।
सर g/4 into 1 plus √3। नहीं, इसका आंसर g/2 आता है। मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। जैसे ही साइन प्लेन पे आप इसको छोड़ोगे ना, तो ये चीज जाएगी g sin 30 है ना, ये sin थीटा होता है। और ये जो चीज नीचे जाएगी एक्सलेट होगी वो g sin 60 से। लेकिन आपको एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है। आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे कि एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सिग्मा ma बाई सिग्मा m। ध्यान रखना यहाँ पे सारी चीजें वेक्टर है, बाद में हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वैसा नहीं कि सिंपल हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो डायरेक्शन भी आपको लेना। डायरेक्शन लेने के लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप इस चीज को एक्स एक्सिस ले लो और ये आप वाई एक्सिस ले लो और यहाँ पे ऑरिजिन ले लो। एक एक्स के लॉन्ग एक्सलेट हो रहा है, दूसरा वाई के लॉन्ग हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू जो एक्स के लॉन्ग एक्सलेट हो रहा है दैट इज योर g sin 60 इनटू आई कैप लगाना होगा ना। और ऐसे जो g sin 30 वाला है उसके आगे j कैप लगा दूंगा प्लस मास इनटू g sin 30 इनटू j कैप डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m प्लस m। तो आपका पहले आई कैप j कैप पे ट्रांसफर है, तो उसका आप मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आई कैप एंड j कैप पे ट्रांसफर आएगा डायरेक्शन के साथ। बाद में उसके क्या निकालेंगे टाइम कैलकुलेट करो, देखो क्या वही है कि डायरेक्शन भी आपको लेना है। सिंपल हम आई कैप जे कैप के बिना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट और ये रिलेशन फैक्टर सिग्मा एम बाई कितना होता है सिग्मा। यहां से आएगा आपका जो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज योर g बाई 4 बाहर आ गया इनटू √3 प्लस 1 है ना, √3 आई कैप प्लस j कैप है हाँ ना, सर, ये आपका g/2 आ रहा है। हाँ, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो g बाई 2 है। मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसका एक्सेशन जो होगा वो g बाई 2 है। सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा वर्टिकली डाउन, और इसका जो एक्सेशन होगा वो कितना हो जाएगा समझिए आपका g बाई 2। फिर ध्यान रखना आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड करना है कैसे, तो उसमें प्लस माइनस लिया था ना आपने। अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे आई कैप एंड ये हो गया एग्जांपल नंबर। इसके बाद बचे एग्जांपल नंबर 4 पे है ना। जो एग्जांपल नंबर 4 है वो ऐसा है कि ये आपको कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस और यहां से हम किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं है ना। इस स्टोन को हमने प्रोजेक्ट किया है, इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है एट हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे लिख दो एट हाईएस्ट पॉइंट it break into two parts, break into two parts, right, in two parts in ratio 1:3 and two parts in ratio of 1:3 and a smaller comes to that and smaller comes to that है ना। ये smaller और छोटा वाला रस पे आता है। then find out where the heavier piece है, where heavier piece है ना। ये स्मॉलर का रस पे आ गया तो जो हेवियर पीस है वो कहाँ पे लेंगे, उसका ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड हो 1:3 में, एक तो रस पे आ गया, दूसरा कहाँ पे लेंगे।
सर 1120 1120। हाँ 1120 बिल्कुल सही है ना। इसमें कैसे क्लिक होता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकता, इंटरनल फोर्स। भाई जो भी इसमें ब्रेकिंग में फोर्स रहेगा वो इंटरनल होगा, तो दैट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सेंटर। कि अगर ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे जाके यहाँ पे आता है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम का। और ये जो डिस्टेंस होती है इसकी रेंज हो जाती है। ये जो डिस्टेंस होती है क्या होता है, जैसे कि आपकी रेंज होती है। ब्रेक होने से भी क्या फर्क पड़ता है, आपने बोला कि भाई 1:3 में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा मास अगर हम फॉरन ले लें है ना, तो एक m हो जाएगा, दूसरा आपका 3m हो जाएगा। तो एक मास जो है वो रेस्ट पे आ गया, मतलब यहीं पे ड्रॉप हो है ना। दूसरा कहाँ पे लैंड करेगा वही तो आपको पता है। तो आपको पता है एक ऐसे मूव करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी होगी। मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी पॉइंट पे लाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता। मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मैं लिखता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की होती है एक्स इक्वल टू, ये आपको होता है सिग्मा mx बाय सिग्मा, है ना। तो हम बोलेंगे ये मास तो जस्ट सेंटर में गिर गया ना, ये आपको हो जाएगा m into r बाय। ये 3m मास किसी ओरिजिन से x डिस्टेंस पे पहुंचा है, प्लस 3m into यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल मास आपका हो गया m प्लस 3। तो एक r by 2 पे आया, एक किससे x पे आया जो आपको निकालना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस जो ओरिजिन से होगी itself will be equal to that, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आपकी x। और रेंज की फॉर्मूला आप जानते हो, तो रेंज की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये 1120 मीटर है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे कि आपकी 1120 मीटर, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x, दैट इज योर 1120 मीटर। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया कि स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी चेंज बाय द इंटरनल फोर्स, है ना। उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद हम आते हैं, ये तो मैंने सेंटर ऑफ मास की बात की है, 4 क्वेश्चंस। इसके बाद हम आते हैं कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन को, है ना। वी डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या we do the few question based on the momentum conservation, है ना। इसमें ऐसा दिया हुआ है एज एग्जांपल 5, ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस, यहां से आपने किसी स्टोन को थ्रो किया, है ना, या किसी पार्टिकल को थ्रो किया ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री एंगल। स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है और एंगल 60 डिग्री। अगेन हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये ब्रेक हो, है ना। एट हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। एट highest point it breaks in ratio of 1:2, है ना। दो पार्ट में ये हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हो गया एंड स्मॉलर पार्ट मूव अपवर्ड, स्मॉलर पार्ट मूव अपवर्ड,
right, with the speed of 50 meter per second. Then find out the speed of bigger part. Find out the speed of heavier part. Heavier part. भाई heavier part की speed क्या होगी? Find out the speed of heavier part. Find out the speed of heavier part. जो heavier part होगा उसके speed. Find the speed of the heavier. सर अपवर्ड्स मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स है? Vertically up, vertically up. है ना? वही जो smaller part है ना, इसका मास आप सेम ले लो. पूरे पार्टिकल का मास सेम है, तो m मास जो हो गया वो ऊपर 50 मीटर पर जो आपका 2m मास होगा उसकी स्पीड क्या, उसकी स्पीड भी क्या होगी? जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग अप. क्या आंसर आ गया? सर 65 meters per second. ना थोड़ा जोर से बोलो. सर 65 meters per second. ना ये तो नहीं आ रहा. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो. वैसे इससे करना, मैसेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है. सर आंसर थोड़ा अटपटा सा आ रहा है, पूरा सॉल्व मतलब v बाय सॉरी 25 रूट 37 माइनस 6 रूट 3 ऐसा कुछ आ रहा है. हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आंसर. एकदम आसान से आंसर है.
एकदम आसान से आंसर है। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना कि जैसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा आपको पता है इसकी जो स्पीड जस्ट ब्रेकिंग पहले जो होगी वो 100 cos 60 होगी, ठीक है। जस्ट ब्रेकिंग से पहले इसकी स्पीड हो जाएगी जैसे आपकी 100 cos 60 हाईएस्ट पॉइंट, है ना। और उसके बाद इसमें बोला हुआ है कि m जो चला गया वो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर 2m किसी v से ऐसे जा रहा है, तो हमें स्पीड तो आपको निकालना है, तो v के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट होगा इसका vx और दूसरा कंपोनेंट होगा v, बराबर है। पूरे सिस्टम में जो ब्रेकिंग वाला फोर्स है वो तो इंटरनल है, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व है ना। यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा कि आपका कंजर्व, तो पहला मोमेंटम कंजर्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वी कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के पहले अलोंग हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, राइट। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आपको पता है मास इनटू ये वेलोसिटी, km मास का km, और ऑब्वियस बात है वर्टिकल साइड को मतलब जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ये आपको हो जाएगा 2m इनटू v, मतलब जो ये 2m मास है इसकी vx आ, इससे यहाँ पे क्या आ गया, चलिए आपकी vx आ गई, तो vx आपका आ गया 75 मीटर, है ना। और सेम हम करते हैं अलोंग y एक्सिस, हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग पहले तो मोमेंटम था ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल था, और बाद में आपको पता है जो m मास है वो 50 से ऊपर चला गया, और जो 2m मास था इसकी वेलोसिटी vy है ना। अब एक चीज थोड़ा सा y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा, उसका रीजन ये है क्योंकि y एक्सिस के अलोंग वेट नहीं लगता है ना, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, ग्रेविटी का नेचर कैसा होता है, नॉन इंपल्सिव नेचर का होता है, तो उस ड्यूरेशन के लिए जिस ड्यूरेशन में ब्रेकिंग हो रही होगी उस ड्यूरेशन में जो इंटरनल एक्सप्लोजन वाले फोर्स है बहुत लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटी, तो हम ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं ड्यूरेशन के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम y एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम क्या कर देंगे, अदरवाइज y एक्सिस का मोमेंटम तो नहीं होगा क्योंकि y एक्सिस के अलोंग एक वेट एक्सटर्नल फोर्स है, यहां से vy की वैल्यू होगी, है ना, vy की जो वैल्यू आ जाएगी ये -25 मीटर पर सेकंड। मैथ्स का मतलब ये है कि हमने गलत सोचा था, vy ऊपर नहीं बल्कि vy नीचे होगा, ये इस तरह से जाएगा, तो आपका vx भी आ गया vy भी आ गया, दोनों का रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा vy, तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड जो होगी 125 मीटर पर सेकंड। हम तो ऐसे करते हैं x और y एक्सिस के लॉन्ग कैसे लगाते हैं ये प्लस प्लस है इसको ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, कई बार क्या होता है कि ये चीज वापस वहीं आ जाती है ना, कई क्वेश्चन ऐसा दिया होगा वापस वहीं आ जाता है, वापस मतलब जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आता है, तो सारे में मोमेंटम कंजर्वेशन है अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y। ये आपका एग्जांपल नंबर, ऐसे हो जाते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे जिसमें कि हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें। देखो एग्जांपल नंबर 6 ऐसा है कि ये आपका कोई वेज और इस वेज का एंगल ये थीटा है ना, और ये किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसी हो सकती है आपकी इसमें, और इसका मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक है, ये हाइट एच है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, ये भी स्मूथ, तो आपको पता है जैसे ही नीचे स्लाइड डाउन करेगा ये लेफ्ट पर जाएगा, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, राइट, व्हेन block just touches the floor, when block touch floor, जब ये फ्लोर को टच करेगा तो उस टाइम तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दैट इज क्वेश्चन कैसे हो गया, यहां से ऐसे पहुंच गए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोबारा, तो जब ये पहुंचेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द wedge when block just touches the floor, ये भी क्वेश्चन कई बार
सर एच कॉट थीटा। एच कॉट थीटा आ रहा है, क्या करते हैं ये, उसमें स्मॉलर और कैपिटल एम भी तो आएगा। स्मॉलर लॉग का मास है, कैपिटल एम बैच का मास है, तो भी तो आएंगे इसमें स्मॉलर और कैपिटल एम। स्मॉलर और कैपिटल एम भी इसका आएंगे। इसमें तो क्या होता है, एक तो सीधे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से कर रहा हूँ। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सपोज मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ठीक है, तो आपको पता है ब्लॉक यहाँ आ गया, बैक पीछे चला गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर वर्टिकल और लाइन ड्रॉ करें तो सेंटर ऑफ मास प्लस नहीं, सेंटर ऑफ मास का कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं तो इसमें कुछ वर्टिकल फोर्सेस तो होंगे, लेकिन एक्स एक्सिस के अलावा अगर ये सरफेस स्मूथ है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो हम बोलेंगे इस केस में एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 0, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो द स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर रेस्ट में था तो वर्टिकली कुछ मूव कर सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, 0। जस्ट हम बोलेंगे इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, है ना। अगर रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो यूनिफॉर्म से मूव करता है, कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम जानते हैं, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा ये सिग्मा m इनटू डेल्टा एक्स बाय m, इनटू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो, और ये सारे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब देखो ये जो मास है ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपको पता है? अगर ये हाइट h है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो h cot थीटा होगी, है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये h cot थीटा माइनस x, तो ये h पीछे भी चला गया, तो हम बोलेंगे स्मॉल m जो डिस्प्लेस हुआ है वो m into h cot थीटा माइनस x, है ना। कैपिटल M भी डिस्प्लेस हो गया, माइनस माइनस m into x हो गया बाय टोटल मास, है ना। तो अब स्मॉल m भी डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टली, h पे डिस्प्लेस हुआ, लेकिन सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो जो भी टर्म होगा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी है, x हो जाएगा वो आ जाएगा m h cot बाई
है ना, स्मॉल एम कितना डिस्प्लेस हुआ, कैपिटल एम लेफ्टवर्ड गया, इसने नेगेटिव ले लिया, तो हेड में टोटल मास, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। इसमें ये जो टर्म होता है ना, ये एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं एक्सआर, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। भाई वेज के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली इतना तो डिस्प्लेस हुआ है, तो कई बार इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप सीधे इस फॉर्मूला कि भाई हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, वो आपका हो जाएगा mx r by m, है ना, x r हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा इसलिए आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आपका x r, दिस इज सिंपली नोन एज ए हॉरिजॉन्टल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये हमने इसमें क्या किया, जैसे कि आपका x r is the horizontal relative distance। तो इसका सेंस क्वेश्चन जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इस मेथड से क्या करोगे, करोगे। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 पे एग्जांपल नंबर 7 में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक बार ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट। इसके बाद रहते हैं कि ऐसे एग्जांपल 7, यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे दिया हुआ है, ये कोई बॉल है, इस तरह से यहाँ पे क्या है कि आपकी कोई है, ये बॉल है कोई, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है एम मास का, इससे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इससे एक और एम मास अटैच है ना, और दिस इज अ वॉल, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आप करते हो क्या, वो इसको इस तरह से कंप्रेस करते हैं स्मॉल मास, इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कितने से कंप्रेस करते हैं ये आपको दिया हुआ है, कि जितने से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, x नॉट की वैल्यू है 3 mg/k, है ना, x नॉट इज इक्वल टू 3 mg/k से हम इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो आपको ये बताना है, तीन क्वेश्चन का आंसर मिलता है। फाइंड आउट acceleration of center of mass when, है ना, your acceleration of the center of mass when, इस ब्लॉक को आप नाम दे दो, this is B block, this is A block, when A block is released, जैसे हम A block को रिलीज करेंगे उस इंस्टेंट में acceleration of center of mass करेंगे। सेकंड पार्ट, velocity of center of mass of mass when B loses contact with O, है ना, और C आ गया आपका थर्ड, है ना, इस केस में find out maximum extension is extension in तीन क्वेश्चन के आंसर। जैसे हम उसको छोड़ेंगे सेंटर मास क्या होगा, जब ये वॉल को कांटेक्ट छोड़ेगा तो उसका वेलोसिटी सेंटर मास क्या होगी, और फर्दर मोशन में स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन।
कैसा आ रहा है? सर पहले का 3g/2 है। क्या रखें सर? 3g/2। 3g/2 लेट मी चेक एक्सटेंशन 3g/2 सही है नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फर्स्ट केस में 3g/2 सही बिल्कुल सही। फर्स्ट केस में जो एक्सटेंशन है ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/2 फर्स्ट पार्ट। सर स्पीड 3g√m/k। 3g अंडर रूट ऑफ m by k थोड़ा सा गलत आ रहा है बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। हो सकता है कि आप एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो एक बॉडी की। आप ये निकाल रहे हो कि जैसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फिर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3g/2 अंडर रूट ऑफ m by k 3g/2 m by k। वो कुछ नहीं इसमें तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने जैसे सॉल्व किया मुझे पता है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट आपका ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे एक्सप्रेशन की तो बात कर रहे हैं तो कंप्रेस्ड है यहाँ पे आपका और इस पोजीशन से हमने इसको कंप्रेस किया था किसी एक्स में
है ना। अब अगर इसमें इसका एक्सटेंशन तो हो जाएगा ना मास का, ये तो रेस्ट पे है अभी, तो इसका तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन हम निकालना है। तो आपको अगर इसको स्प्रिंग फोर्स कुछ रहेगा kx, है ना, और उस kx की जो वैल्यू होगी kx नॉट की, वो आपकी 3 mg होगी, kx नॉट आपको दिया हुआ, और ये जो kx है इसकी वजह से एक्सटेंड हो गई, तो इसकी एक्सटेंशन जो a1 होगी ये आपको हो जाएगा 3 mg/m, मतलब 3g। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये 3g से आगे जाएगा और ये रेस्ट पे, फर्स्ट पार्ट आगे, एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m into 3g plus m into 0 डिवाइड बाय टोटल मास। एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो आपका 3g/2 है। तो एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3g एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या चीज को एक्सपेक्ट करें, क्या बोलना, यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना वो इसको एक्सपेक्ट करें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उस इंस्टेंट में नॉर्मल कितना होगा, हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल इज इक्वल टू 2m into ac हो जाएगा, 2m पूरे सिस्टम का मास into एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास into एक्सटेंशन सेंटर। यहां से एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप पूछ रहे हो, यहां से आपका ये भी 3 है, ये उस इंस्टेंट में जो नॉर्मल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सर आपकी 3। फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, और इसी मोमेंट पे kx इसको आगे खींचेगा और ये नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड में जब वो सरफेस छोड़ेगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो तभी होगी जब वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। हां, तो अब वर्क में टर्म लगाओ, यहां से यहां तक आने में वर्क बाय द वेट कितना हो जाएगा, माइनस हाफ a into x नॉट, है माइनस हाफ a into x नॉट स्क्वायर, ये तो स्ट्रेट फोर्स है x का प्लस, क्योंकि कंप्रेस द नेचुरल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, है ना। तो यहां से जब हम v निकालेंगे तो आप सही बता रहे थे कि v की वैल्यू हो जाएगी g अंडर रूट ऑफ m बाय, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो g अंडर रूट ऑफ m बाय क्या आ जाएगा, है ना, इधर से सॉरी 3g अंडर रूट ऑफ m बाय, ये वाला फैक्टर है, v की वैल्यू आ जाएगी 3g अंडर रूट। लेकिन आपको रहा है ये तो इसकी वेलोसिटी, आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो इस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, g, वही फॉर्मूला, वही वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सिग्मा mv बाय सिग्मा, है ना। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी ये 3g/2 अंडर रूट ऑफ, है ना। अब आपको पता है इसने सरफेस छोड़ दिया, वापस तो इस तरह से जाता जाएगा और इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए ना हम यहाँ पे एक सी फ्रेम का कंसेप्ट ले लेते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर आपको निकालना है ये वाला, तो उसके लिए किसके कंसेप्ट ले लेते हैं, सी फ्रेम। हम बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in absence of external force, right? Kinetic energy of center of mass remain constant, kinetic energy of center of mass remain constant, but kinetic energy of system with respect to center of mass, with respect to center of mass will change into other form of energy, into other form of energy. जो kinetic energy with respect to center of mass होगी, ये दूसरे फॉर्म की एनर्जी में क्या होगी, जैसे आपकी कन्वर्ट, राइट। और kinetic energy of the center of mass system with respect to center of mass जो होती है वो इतनी होती है, इसको हम कई बार बोलते हैं k dash, k dash की वैल्यू होती है हाफ म्यू इनटू v रिलेटेड टेस्ट, है ना। इसमें म्यू जो होता है दिस इज नोन एज रिड्यूस मास, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास का मींस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द मास को उसके हम सम से क्या कर देंगे, हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जैसे कॉन्टेक्ट छोड़ेगा अब सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्ट्रेन फोर्स इंटरनल,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग। तो ये जो k डैश है वही दूसरे फॉर्म की एनर्जी है। तो इस केस में आप k डैश निकालो, k डैश की वैल्यू हो जाएगी हाफ m, m की जगह पे रिड्यूस मास m by 2 आएगा, मास को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v minus 0, क्योंकि एक v से मूव कर रहा था और एक रेस्ट पे था इस पोजीशन में, एक v से दूसरा क्या है, आपका रेस्ट पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी v minus 0 का स्क्वायर है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर में कन्वर्ट है ना। तो यहां से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x मैक्सिमम हो जाएगा है ना, v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, v आपको निकालना दैट इज द 3g into अंडर रूट ऑफ n, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इससे सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा सी फ्रेम वाली काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, कई बार एक फॉर्मूला काफी यूजफुल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। सर फाइनल आंसर लिख दीजिए एक बार, 2 बार रूट आ हाँ मैं कहता हूँ फाइनल आंसर, इसका जो x मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा 3 mg by रूट 3 है ना, x मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो 3 mg by रूट 3, 3 mg by रूट 2 की, 3 mg by रूट 2, ये आंसर चेक कर लो आपने का सही आंसर है, इतना हाँ मैक्सिमम सर सही है। एक्सटेंशन, इतना मैक्सिमम एक्सटेंशंस में क्या होगा पॉसिबल, एग्जांपल कई चीजें हम देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन के बाद हम आते हैं फ्यू क्वेश्चंस ऑन कोलिजन, एग्जांपल 8, तो एग्जांपल 8 में ऐसा है, ये कोई डिस्क है, दिस इज द डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, और एक यहाँ पे दूसरे डिस्क है, इसका मास m, ये वाले डिस्क रेस्ट पे है और ये किसी v नॉट से मूव कर रही है, इस तरह की कोलाइड करती है और दोनों को सेंटर में लाने वाली लाइन है, उससे v नॉट का एंगल 45 डिग्री, उससे v नॉट का एंगल कितना है, जैसे कि आपका 45 डिग्री, एक रेस्ट पे था, इससे m मास आगे कोलाइड करता है, ऑब्लिक कोलिजन है ये, है ना। तो आपको कहना है इस केस में if after collision if after collision both disks move mutually perpendicular, mutually perpendicular, then find out coefficient of restitution, coefficient of restitution, इस केस में coefficient of restitution, find out coefficient of restitution.
चलो कैंसर, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैं एक्सप्लेन क्या होता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना ऑब्जेक्ट प्रिज्म में, तो आप दो डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। टेंजेंट बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, है ना। और एक ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, है ना। तो कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन नॉर्मल। कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये कोलाइड करेगा तो जो इम्पैक्ट फोर्स होगा, इम्पल्सिव फोर्स, वो कॉमन नॉर्मल के अलावा, कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स होता ही नहीं, है ना। कि जो भी इम्पैक्ट फोर्स होगा उसके अलावा होगा कॉमन नॉर्मल के अलावा, कॉमन टेंजेंट के अलावा कोई इम्पल्स फोर्स। तो अगर कॉमन नॉर्मल के अलावा कोई इम्पल्स फोर्स है ही नहीं, कॉमन टेंजेंट के अलावा, तो इसके अलावा वेलोसिटी कभी चेंज नहीं। तो आप v0 को रिजॉल्व करो, v0 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये v0 sin 45 डिग्री होगा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा v0 cos 45। तो अगर v0 sin 45 तो चेंज होएगी, है ना। कौन सी बात बोलेंगे कि आफ्टर द कोलिजन, अगर मैं दोबारा इसको प्लॉट करूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ऐसा हो जाएगा कि ये आपका हो गया कॉमन नॉर्मल, ये आपका कॉमन टेंजेंट, तो ये वेलोसिटी v0 sin 45 पे रहेगी आपकी। अगर पहले v0 sin 45 थी तो अभी भी कितने होने से आपकी v0 sin 45 मिलेगी, लेकिन ये वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। पहले ये वेलोसिटी थी जो वो v0 cos 45 थी, अब क्योंकि इसने बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर मूव करने चाहिए, मतलब ये इस तरफ अगर जा रहा है तो इसके लॉन्ग कोलिजन के बाद से कोई कंपनी नहीं, तो आफ्टर द कोलिजन इसके लॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, है ना। तभी तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और लेकिन इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन ऐसा था, आफ्टर द कोलिजन ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव करना है तो ये v1 की वैल्यू क्या होगी, v2, और ये जो 2m वाला है ये कोई वेलोसिटी 2 v2 गेन करता है। आपको पता है इसके लॉन्ग इंपैक्ट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली तो इंटरनल है ना। तो मतलब हम कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल। पहले इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी थी वो mv नॉट cos 45,
अब हो जाएगी m इंटू v1 तो 0 हो गया प्लस 2m इंटू v2, तो यहां से v2 आ जाएगा भाई। एक तो v0 sin 45 से इधर चला गया, फिर इधर जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहां से v2 आ गया है ना। तो यहां से v2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये मेरे ख्याल से m तो कैंसिल हो गया राइट। यहाँ पे आ जाएगा देखिए आपका v0 बाई 2 ये वेलोसिटी, यहाँ पर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी v0 बाई 2 रूट राइट। ये आपका इसके बाद आपको पता है कि जब हम लिखते हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एप्रोच। तो किस डायरेक्शन में इंपैक्ट हो कॉमन नॉर्मल। जब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखोगे तो आप ये लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एप्रोच। लेकिन ये जो सारे होंगे अलोंग कॉमन नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में इंपैक्ट हो सकता। तो तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज है। इस डायरेक्शन में अगर हम पूरे को सिस्टम ले लें तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, और इसी डायरेक्शन में क्या डिफाइन होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ले लो कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट होना है। ये v2 से वो तो 0 हो गया, तो v2 ही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v0 by 2 root 2 minus 2 by relative velocity of the approach। एक रेस्ट पे था, दूसरा v0 cos था, ये v0 by root 2। आप बताइए v0 by root 2 तो कैंसिल हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में इस केस में कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने हैं, तो इसमें कुछ कांसेप्ट भी यूज करें। एग्जांपल नंबर 8 इस तरह से हम इसको क्या है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर था इसलिए हम इसे, अदरवाइज तो v1 भी कुछ हो सकता है, v1 कुछ हो सकता था अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हां लेकिन v2 की डायरेक्शन हुई तो स्टेट पे जो फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें। एज एग्जांपल 9 में ऐसा दिया हुआ है, ये आपका कोई फ्लैट कार्ड, दिस इज ए फ्लैट कार्ड है, कोई कार्ड है, इसका मास आप ले लो कैपिटल, और इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा, इसका मास स्मॉल m है, और पूरी चीज किसी v0 से मूव है ना, पूरी चीज किससे मूव कर रही है, इसकी आपकी v0 है ना। फ्लैट कार्ड ऐसा दिया हुआ है। नाउ मैन जंप फॉरवर्ड with velocity v with respect to, with velocity u, with velocity u with respect to car, और जंप कर गया with velocity u with respect to car, and find out velocity of the car after jump, or just after jump, है ना। ये एकदम केयरफुली करना है, आसान सा क्वेश्चन लेकिन इसमें मिस्टेक करना है।
सर कैपिटल M V नॉट माइनस स्मॉल m U अपॉन कैपिटल M। सारा क्या, देखो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये V नॉट माइनस MU बाई M प्लस। अब इसको आप देखो आपके आंसर से मैच कर रहे हैं, ये मेरे पास आंसर। ये मेरे पास, देखो क्या गलती होती है, पहले ऐसे मूव कर रहा था ये, अब क्या होगा, इससे ये पर्सन जंप करेगा, है ना, ये पर्सन क्या होगा, देखिए आपका इससे जंप करेगा। इसने बोला जंप की वेलोसिटी जो है वो कोई u, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखेंगे। क्या होगा, जैसे जंप करेगा इसकी वेलोसिटी को चेंज होकर v होगा, और यही v तो आपको निकालना है। जैसे जंप करेगा u से इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल इक्वल टू, पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था, m प्लस कैपिटल M इनटू, ठीक है, और अब मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले हम मैन कर लेंगे, मैन इनटू ये आपका आ जाएगा u प्लस, ऑफ अंडरस्टैंड, है ना, ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका m इनटू u प्लस, क्योंकि ये तो इसके रिस्पेक्ट में है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके रिलेटिव वेलोसिटी जो है वैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू कार u है, वेलोसिटी ऑफ द मैन मुझे अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द कार टू सिस्टम में कितना हो गया v, तो जो वेलोसिटी ऑफ द मैन होगा ये आपका u प्लस v होगा विद रिस्पेक्ट टू, ये कन्वर्ट करना नहीं बोलना है ना, एक ऐसे लिख सकते हैं कि अब ये इक्वेशन हम रिलेटिव में लगा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा, m into v plus v आ गया, प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, है ना, यहाँ जाएगा प्लस मोमेंटम ऑफ दिस, मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M इनटू इसका। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आप इसको भी निकालो, व्हाट आंसर इज, सही आ रहा है ना, ये गलती करते हैं, ध्यान में मैंने क्या यूज किया, ऐसे जंप किया इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जो चेंज हो चुकी है उसके साथ रिलेटिव को ग्राउंड में, है ना, जो चेंज होने के बाद, पहले वाले से नहीं, पहले बिफोर जंप आफ्टर मोमेंटम विल रिमेन कंसिस्टेंट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। ये एग्जांपल करना है जो लास्ट, यदि कोलिजन सही है, देखो एग्जांपल 10 में ऐसा है कि यहाँ पे हम एक स्टोन लेते हैं या बॉल लेते हैं और इस बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, इसके v नॉट से एंगल थीटा, तो आपको इस तरह से जाके कोलैप्स करेगा, और ये जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक है, E इज लेस देन 1, तो आपको जैसे इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी यूज करेगा, अगला इसका प्रोजेक्टाइल ऐसा हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसका रेंज कम होता जाएगा, है ना, तो आपको इस केस में बताना है कि फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ, एंड सेकंड पार्ट आपको बताना है कि फाइंड आउट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड
बिफोर बॉल स्टॉप बाउंसिंग, है ना। टोटल अंडर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा जब तक कि बॉल बाउंस करना स्टॉप। और नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, मतलब कोलिजन कितने हो जाएंगे, बहुत बार कोलाइड होके लॉस करना बंद हो देखो क्या होगा इसमें, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ये वी नॉट से ब्रेक किया तो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेंगे उस टाइम इसकी स्पीड वी नॉट ही हो जाएगी और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना। वी नॉट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। और पता है जैसे बॉल कांटेक्ट में आएगी ना तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होगा ही नहीं ना, इसी को हम बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो भी फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, अगर पहले इसकी कोलिजन के पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी v नॉट cos थीटा थी तो अभी इसकी वेलोसिटी भी v नॉट cos, हाँ लेकिन वर्टिकल चेंज आएगी, v नॉट sin थीटा से आया और वापस नहीं जाएगा तो इसमें e मल्टीप्लाई होगा, e v नॉट sin थीटा, क्योंकि इस पॉइंट क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर v नॉट sin थीटा से आ रहा है तो वापस किससे रिवॉल्व हो रहा है, ये e v नॉट sin, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा, बार बार वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे e v नॉट sin थीटा आ गया यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी e स्क्वायर v नॉट sin, बार बार e मल्टीप्लाई होगा, ये आपको आ जाएगा e क्यूब इनटू v नॉट sin। तो जब मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2vy/, किसी vy को हम u sin का बोलते हैं, तो vy के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले आपको पता है जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे फर्स्ट केस में वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट sin थीटा थी, राइट, ये आ गया। सेकंड केस में जब दूसरा प्रोजेक्टाइल हुआ
ये आपका हो गया 2 into e v naught sin theta। और थर्ड केस में ये आपका आ गया 2 e square v naught sin अपॉन, और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो आप इनफाइनाइट जीपी लगा दो इसमें, है ना, कि जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है तो 2 v naught sin theta by g तो कॉमन आ गया, यहाँ पे एक t के पास में जीपी है ना, इससे आपका इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला से इसको करोगे, देखो कितनी आ रही है अपनी, इससे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, है ना, टोटल जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका जो सम होता है a by 1 minus r, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2 v naught sin theta अपॉन ये तो a तो आपका 1 है, into 1 ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फर्स्ट पार्ट आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो इतना होगा, है ना। अब इससे पूछोगे कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, पहले बार इतना किया, बाद में इतना किया, बाद में इतना किया, इनफाइनाइट तक कितना करेंगे, तो एकदम आसान है, कितना भी कोलिजन हो जाए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना, तो जो रेंज होगा इसका टोटल वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ये तो रेंज होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया 2 v naught स्क्वायर sin थीटा cos अपॉन g into 1, ये रेंज हो गई है, ये कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से चेंज होती है, तो ये हमने इसको, ये क्वेश्चन भी एक काफी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक में आप 2 दिन क्लास करना, वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे तो शेड्यूल में लगी होगी आपकी क्लास, थर्सडे के दिन ऐसे ही 11 o'clock पे, और एकदम टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ये तो फिर पता ही चलता ना क्लास करेगी या नहीं लेगी, तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे रोटेशन, हां जी सर, मास का चैप्टर होगा रोटेशन, बस बाय बाय सर। थैंक यू सर।